दिल्ली शहर में रोहन और मेघा रहते हैं। उनकी अभी नई नई शादी हुई है। मेघा किचन में काम कर रही थी, तभी वहाँ रोहन आ जाता है। अरे वाह। खाने में क्या बनाए? हाँ, थोड़ा सब्र कीजिए, सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है। ओ, मैं भूल गया। मैं तुमसे ये पूछने आया था कि तुम्हें घूमने कहाँ जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी तीर्थ का दर्शन कराते हैं। नहीं नहीं, मुझे पहाड़ों पर जाने का बहुत मन है। ठीक है, जहाँ तुम बोलो हम वहाँ चल देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें अपने सपनों की जगह लेकर जाऊंगी। ये लो, खीर खाओ पहले, मैं तब तक जाने की तैयारियां करती हूँ। जगह तुम्हारे लिए अभी सरप्राइज है। आज मेघा बहुत खुश थी, इसीलिए वो जल्दी से घर के सारे काम निपटाने लगी और उसने सारी तैयारियां भी कर ली। और अगले दिन वो दोनों पहाड़ों पर घूमने जाने के लिए निकल गए। कुछ ही घंटों में दोनों पहाड़ों पर पहुंच गए और एक रिजॉर्ट में गए। ये तुम्हारी पसंदीदा जगह है। मुझे यहाँ कुछ भी खास नहीं लग रहा है। न जाने तुम यहाँ ऐसा क्या देख पा रही हो जो मुझे नहीं दिख रहा है। ओह, अब तुम यहाँ खड़े होकर बातें मत बनाओ, अंदर चलकर कोई रूम लेते हैं। दोनों अंदर गए। पूरा रिजॉर्ट बिल्कुल खाली था, चारों तरफ सुनसान और एक अजीब सा डर फैला हुआ था। कोई है? कोई है यहाँ? तुम भी ना मेघा, अच्छे से इंटरनेट पर कुछ भी रिसर्च नहीं करती हो, कहीं भी चल देती हो। मुझे ऐसा नहीं पता था ना, चलो कहीं और चल लेते हैं। हाँ, कहीं और ही रूम ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। बहुत हॉन्टेड लग रहा है सब कुछ। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। जैसे ही दोनों बाहर जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है। ऐसे कैसे कह दिया कि यहाँ कोई नहीं है? झुमरी है ना तुम्हारे लिए। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। सामने एक बहुत सुंदर महिला खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। आइए, अरे आइए ना, आप हमारे गेस्ट हैं, ऐसे कैसे जाने देंगे? अब आ गए हैं तो रुकिए ना। थैंक गॉड, यहाँ कोई तो मिली, वरना दूसरा रिजॉर्ट ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता। अब बाहर कब तक खड़े रहोगे? अंदर आइए ना। चलो रोहन, अंदर चलते हैं। मेघा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ओहो, तुम तो कुछ ज्यादा ही सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लेते हैं। ये महिला मुझे ठीक नहीं लग रही है। हाँ, सीरियसली, कैसी बातें कर रहे हो रोहन? इस तरह बच्चे भी नहीं करते हैं। क्या हुआ, कोनो समस्या है का? अरे नहीं नहीं, हम बस ये पूछ रहे थे कि साफ सफाई तो रहेगी ना। अरे आप आइए तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है। रोहन और मेघा अंदर चले जाते हैं। झुमरी उन्हें एक बड़े से हॉल में लेकर जाती। वो हॉल बिल्कुल डरावना लग रहा था। वहाँ सांस लेने की आवाजें भी गूंज रही थी। मेघा को कैसे समझाऊं? ये बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो रोहन? झुमरी जी, यहाँ कितने लोग रहते हैं? अरे आइए साहब, आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने आपसे कुछ पूछा। आप कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करते, बताती हूँ। इस रिजॉर्ट में कुल 4 कमरे हैं और दिन में 4 लोग ही रहते हैं। ये आपका कमरा। झुमरी दोनों को पहली मंजिल के कमरे में छोड़कर बाहर चली जाती है। मेघा खुशी से अंदर जाती है। वाह, सच में ये कमरा कितना अच्छा है, हमें बिल्कुल सही जगह मिली है। मुझे भूत बंगला लग रहा है। तुम सच में पागल हो चुके हो। मैं बहुत ही थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मेघा सो गई, लेकिन रोहन को अजीब सी आवाजें सोने नहीं दे रही थीं। कमरे में लेटे हुए उसने देखा कि दीवारों पर बहुत सारी डांसर्स की पेंटिंग लगी हुई है। उसने सभी के पास जाकर देखा तो वो एक अजीब ढंग की तस्वीर थी। यहाँ ये अजीब सी आवाजें आना, किसी और का यहाँ नहीं होना, इसके बाद ये डरावना माहौल, ये अजीब सी पेंटिंग्स, ये सब क्या है? पता नहीं। रात हो गई है, बड़ी तेज भूख लगी है, लेकिन ये मेघा अभी तक सोकर नहीं उठी है। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे पायल की छन छन की आवाज आई और एक संगीत भी सुनाई दिया। रोहन अपने कमरे से बाहर निकलता है और नीचे हॉल में देखता है कि वहां रंग बिरंगी लाइट्स चल रही थी और एक शांत संगीत बज रहा था, जिस पर झुमरी पैरों में घुंघरू बांधकर मस्त नाच रही थी। ये देखकर रोहन के होश उड़ गए। ये सब क्या है? मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। रोहन अंदर गया और अरे कौन सा पहाड़ टूट गया? क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? इतनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे। अगर यहाँ से नहीं भागे तब हमेशा के लिए सो जाएंगे। श्श, सुनो कुछ। अरे ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? रोहन और मेघा बाहर गए। जब मेघा ने झुमरी का रूप देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए और उसने रोहन से घबराते हुए कहा, रोहन तुम सही थे, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ से ले चलो, शायद यहाँ हम दोनों की जान को खतरा है। रोहन, मैं तुम्हें वही बोल रहा था, लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है।
चलो पीछे के रास्ते से भागकर चलते हैं। दोनों ने अपना सामान भी कमरे में ही छोड़ दिया और ऐसे ही वहां से भागने लगे। दोनों रिजॉर्ट में पीछे पहुंच गए, लेकिन रोहन ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है रोहन। पूरे रिजॉर्ट में बहुत सारी डांसर्स एक साथ नाच रही थी। ये देखकर दोनों कांप रहे थे। अभी इनका पूरा ध्यान नाचने पर है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इनके सामने से ही जाना होगा। अब डरने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ खड़े रहेंगे तब भी ये पकड़ लेंगी। इससे अच्छा यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करते हैं। रोहन मेघा का हाथ पकड़कर रिजॉर्ट के पेड़ों के पीछे धीरे धीरे चलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर पल डर में बीत रहा था। कुछ देर में दोनों रिजॉर्ट के गेट तक पहुंच गए। वो वहां तेजी से दौड़े, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही दोनों के कदम रुक गए, क्योंकि सामने झुमरी एक अजीब सी मुस्कान लिए खड़ी थी। क्या हुआ साहब, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? देखिए, आप हमें नहीं रोक सकती हैं। हमें जाने दीजिए। मतलब तुम मुझे ऑर्डर दोगी और मैं डर जाऊंगी? मैं तो डर गई। हो। झुमरी किसी से नहीं डरती। हमें जाने दीजिए। कौन है आप और क्यों पकड़ा है हमें? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? झुमरी एक शापित डांसर। चुप रहो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। झुमरी ने दोनों को पकड़ लिया और उसके बाद उन्हें वापस रिजॉर्ट के अंदर ले गई। फिर गुस्से में नाचना शुरू कर दिया। चारों तरफ बाकी डांसर्स भी आ गईं और नाचने लगी, और दोनों डरे से हमें खड़े होकर ईश्वर को याद करने लगे। झुमरी को नाचते नाचते बहुत क्रोध आने लगा और उसका सुंदर रूप बहुत ही डरावना बनने लगा, और देखते ही देखते वो चुड़ैल बन गई और नाचते हुए रुकी और फिर चिल्लाकर मेघा से कहा, मैंने तेरी वजह से बहुत झेला है, आज तू आ गई, आज वापस नहीं जाने देंगे। झुमरी की आवाज पूरे रिजॉर्ट में गूंज रही थी। तू क्या समझती है, झुमरी तेरे दिए हुए दर्द को भूल गई? कभी नहीं। अरे मैं भूल सकती हूँ, लेकिन ये हजारों डांसर नहीं भूलेंगी। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, याद कर वो दिन, आज से 25 साल पहले। एक जंगल में साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। मेघा भी जंगल में लकड़ी लेने आई। ये कौन बाबा है? इनको मूर्ख बनाने में बड़ा मजा आएगा। मेघा बहुत सारे कंकड़ भरकर साधु महाराज के ऊपर फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। साधु महाराज के गुस्से में आंख खुलती है, तभी सामने से झुमरी डांसर और उसकी साथी डांसर्स हंसते हुए आ रही होती हैं। अच्छा, तुमने कंकड़ मारकर मेरी साधना भंग की है। मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ कि तुम जीते जी चुड़ैल बनकर रहोगी और ना मर सकोगी ना जी सकोगी। श्रापित डांसर रहोगी। नहीं नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं किया। तभी साधु महाराज ने मेघा को हंसकर भागते हुए देखा। मुझे क्षमा करना, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। तुम्हें अपने श्राप से जब तक मुक्ति नहीं मिलती, तब तक ये पापी लड़की दूसरा जन्म लेकर तुम्हारे पास दोबारा ना आ जाए। ऐसा सुनकर झुमरी और उसके साथियों ने मेघा को मार दिया और रिजॉर्ट में मेघा के दूसरे जन्म लेने का इंतजार करने लगे। आज हम श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन तुमको दोबारा मार देंगे। सभी लोग मेघा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वहां साधु महाराज आ जाते हैं। जो पाप मुझसे हुआ था, आज तुम भी दोबारा करने जा रहे हो। तुमने पहले भी मेघा को मारकर गलत किया था और आज भी वही कर रहे हो। इस तरह तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मेरी तरह घमंड में मत जलो और दया दिखाकर मेघा को माफ कर दो, क्योंकि मैंने भी मेघा को माफ कर दिया था। रोहन और मेघा साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर वापस लौट गए। एक छोटे से शहर में सबिता नाम की एक औरत रहती थी। वो अपने पति मोहन और अपनी सास के साथ रहती थी। सबिता की एक 2 महीने की बच्ची थी, जिसे वो प्यार से रीना कहकर बुलाती थी। सबिता का पति मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। सबिता के पति को फैक्ट्री में काम करने के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से उसके परिवार का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था। एक दिन की बात है, सबिता का पति मोहन फैक्ट्री में मशीन चला रहा था। तभी अचानक से मोहन का हाथ मशीन में आ जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मोहन की आवाज सुनकर सभी फैक्ट्री के आदमी मोहन के पास पहुंचते हैं, लेकिन जब तक मोहन का मशीन में एक हाथ बुरी तरह से कुचल चुका होता है। मोहन दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मर गया रे, मर गया रे, मर गया।
देखते ही देखते मोहन खून से लथपथ हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर सभी फैक्ट्री की लेबर मोहन को उठाकर अस्पताल पहुंचाती है। मोहन की ऐसी गंभीर हालत देखकर डॉक्टर उसका इलाज तुरंत शुरू कर देते हैं। सविता पति की खबर सुनकर अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। तभी डॉक्टर आकर सविता से कहता है, देखिए, हमें आपके पति का हाथ काटना पड़ेगा। अगर उसका हाथ नहीं काटा गया तो उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। सविता बेचारी की ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ कह पाती। वो तो बस अपनी बेबस आंखों से अपने पति को देखकर रोए जा रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन करके मोहन का हाथ काट देते हैं। मैंने इनका ऑपरेशन कर दिया है। अब आपके पति ठीक हैं। आप इन्हें घर लेकर जा सकती हैं। ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, आप इन्हें समय से देते रहना। और एक बात और, अभी आप इन्हें कोई भी काम मत करने देना। इनका खून बहने की वजह से काफी कमजोरी आ गई है। जी डॉक्टर साहब। सविता अपने पति को घर ले जाती है। जो कुछ भी घर में थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो मोहन के इलाज में लग गया था। हे भगवान, तू ये कैसी परीक्षा ले रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। घर में एक पैसा भी नहीं बचा जिससे मैं घर का राशन ले सकूं। मुझे पता है मेरी बच्ची, तुझे भूख लगी है, पर मैं तुझे दूध कहाँ से लाकर पिलाऊं। और वो रोते रोते सो जाती है। और अगले दिन सविता देखती है कि उसकी सास की तबीयत बहुत खराब है। हे भगवान, ये अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए। अब माँ जी की भी तबीयत खराब हो गई। मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊं जिससे माँ जी का इलाज हो सके। सविता अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगने जाती है, पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता। अब तो रिश्तेदारों ने भी पैसे देने से मना कर दिया। ऐसे में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सविता ये सोचकर अपनी बच्ची रीना को गोद में उठाती है और काम की तलाश में निकल जाती है। काम ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से उसे एक घर में काम मिलता है। मेम साहब, क्या मुझे आपके घर में कुछ काम मिल सकता है? हाँ, काम तो है। साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े। क्या तुम ये सब कर पाओगी? जी जी, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। आप मुझे जो काम देंगी मैं वो कर लूंगी। ठीक है, कल सुबह तुम समय से काम करने आ जाना। सविता खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है सविता अपनी बच्ची को गोद में उठाकर काम के लिए निकल जाती है। सविता की मेम साहब सविता की गोद में बच्ची को देखकर उससे कहती है, सविता, तुमने बताया नहीं कि तुम अपने साथ काम करने के लिए अपनी बच्ची को लेकर आओगी। वो मेम साहब, घर में मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी बच्ची अभी बहुत छोटी है। नहीं नहीं नहीं, तुम काम नहीं कर सकती। मेम साहब, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं मेरी बच्ची के साथ आपके घर का सारा काम कर लूंगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेम साहब कुछ देर सोचकर सविता से कहती है, ठीक है, मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। अब तुम चाहे जैसे भी करो। मेम साहब सविता से कहकर अपने कमरे में चली जाती है। सविता अपनी बच्ची को प्यार से, मेरी बच्ची, तेरी माँ को घर का काम करना है ना, तू यहाँ आराम से सो, मैं जल्दी से काम करके तुझे खिलाऊंगी। फिर सविता घर के एक कोने में कपड़ा बिछाकर अपनी बच्ची को सुला देती है और रसोई में बर्तन धोने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद बर्तनों की आवाज से सविता की बच्ची जाग जाती है और रोने लगती है। सविता ये सब देखकर जल्दी से बर्तन छोड़कर अपनी बच्ची को गोद में उठा लेती है। सविता की गोद में लेते ही बच्ची चुप हो जाती है। सो जा मेरी बच्ची, सो जा। तेरी माँ को बहुत सारा काम करना है। तेरी माँ काम करेगी तभी तो तेरे पापा और तेरी दादी का इलाज करा पाएगी। अगर तू ऐसे ही रोती रहेगी तो तेरी माँ काम कैसे करेगी। जैसे ही सविता की बच्ची सो जाती है सविता वापस बर्तन धोने लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद बच्ची बर्तनों की आवाज से जाग जाती है और रोने लगती है। सविता अपनी बच्ची को गोद में लेकर उसे सुलाने की कोशिश करती है। इतने में ही बच्ची के रोने की आवाज से सविता की मेम साहब आ जाती है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हारी बच्ची बहुत छोटी है, तुम काम नहीं कर पाओगी। वो मेम साहब, मैं थोड़ा इसे सुला दूं, फिर मैं आपके घर का सारा काम कर लूंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर इस बार तुम्हारी बच्ची रोई तो मैं तुमसे काम नहीं कराऊंगी। जी मेम साहब। सविता का काम करना बहुत जरूरी था। सविता एक कपड़ा लेती है जिससे वो अपनी बच्ची को कमर में बांध लेती है। फिर सविता अपनी बच्ची को कमर पर बांधे बांधे घर का काम करने लगती है। सविता बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, खाना सब काम कर लेती है। सविता की मेम साहब सविता को इस तरह काम करते देख हैरान होती है। मजबूरी भी ना, इंसान से क्या कुछ नहीं करा लेती। जब सविता घर का सारा काम कर लेती है, मेम साहब, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। ठीक है, कल तुम समय से काम करने आ जाना। हो सके तो अपनी बच्ची को घर पर छोड़ कर आना। मेम साहब, मैं इसे घर पर नहीं छोड़ सकती। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे।
वो मेम साहब अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। तुम कल ही तो आई हो और तुमने पैसे मांगना शुरू कर दिया। मेम साहब की बातें सुनकर सविता की आंख में आंसू आ जाते हैं। ठीक है तुम रोना बंद करो। सविता की मेम साहब सविता को कुछ पैसे देती है। सविता उन पैसों को देखकर बड़ी खुश होती है। वो उन पैसों से घर के खाने का कुछ सामान और अपनी बच्ची के लिए दूध लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो सबसे पहले अपनी बच्ची को दूध पिलाती है, फिर सबके लिए खाना बनाकर खिलाती है। और अगले दिन सविता जल्दी उठकर अपने घर का काम करके अपनी बच्ची को गोद में लेती है और काम के लिए निकल जाती है। मेम साहब के घर पहुंचकर वो एक कपड़े से अपनी बच्ची को बांधती और घर का काम करने लगती। इससे सविता की बच्ची को भी ये महसूस होता कि वो अपनी माँ के साथ है और वो रोती भी नहीं। सविता भी इस तरह से आराम से काम कर लेती। सविता की मेम साहब इस तरह से उसे काम करते देख हैरान होती है। इस सविता की कोई तो मजबूरी रही होगी जो ये अपनी छोटी बच्ची को कमर पर बांधकर रोज इस तरह से काम करती है। वाकई में माँ तो माँ है, महान है माँ। जब सविता घर का सारा काम कर लेती वो अपने घर चली जाती। ऐसे ही सविता रोज अपनी बच्ची को कमर पर बांधकर काम करने लगी थी। अब तो सविता को इस तरह काम करने की आदत सी पड़ गई थी। ऐसे ही एक दिन सविता रात को अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं हो पाता और ये भी अभी तक पूरी तरह कुछ काम करने की हालत में नहीं है। क्यों ना मैं और घरों में काम करना शुरू कर दूं, इससे घर की थोड़ी बहुत पैसे की परेशानी तो दूर होगी। और अगली सुबह आज सविता और दिन से भी पहले उठकर अपने घर का सारा काम कर लेती है और वो अपनी बच्ची को लेकर काम के लिए निकल जाती है। वो अपनी मेम साहब के घर पहुंचकर अपनी बच्ची को कमर पर बांधकर उनका सारा काम कर देती है। फिर वो और घर में काम ढूंढने के लिए चली जाती है। सविता के काम की वजह से उसे दूसरे घरों में काम मिल जाता है। अब सविता और घरों में भी काम करने लगी थी। मैं मेरी बच्ची को खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, इसे डॉक्टर बनाऊंगी। ऐसे ही सविता रोज अपनी बच्ची को अपनी कमर पर बांधकर दूसरों के घरों में कभी बर्तन साफ करती तो कभी खाना बनाने का काम करती। सविता अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी। सविता की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। और फिर एक दिन जब सविता की बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है और वो एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करने लगी थी। माँ, मुझे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई है। अब आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है माँ, इसलिए अब तुम्हें घरों में जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। रीना अपनी माँ को वो हर खुशी देना चाहती थी जो एक बेटी अपनी माँ को दे सकती।